वो सभी आपके सामने अक्षय ने रखा। आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा JSW इंफ्रा को अपने रडार पर लाइए। आज डैम कैपिटल की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है और उन्होंने बाई रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है। 400 के आसपास इन्होंने लक्ष्य रखा है। हाँ, जो अहम ट्रिगर्स उन्होंने बताए हैं वो ये है कि हाल में नवकार कॉर्प के अधिग्रहण से कारोबार को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा कार्गो ग्रोथ और क्रॉस सेलिंग काफ़ी स्ट्रांग है इस कंपनी की। एंड टू एंड पोर्ट लॉजिस्टिक्स बनाने पर फोकस कर रही है कंपनी। और एक जो अनुमान लगाया है FY24 से लेके FY23 तक, उसमें औसत ROIC ग्रोथ जो है वो 19% तक संभव हो सकती है, ऐसा अनुमान रखा है। मजबूत बैलेंस शीट से ग्रोथ को सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। तो JSW इंफ्रा बताइए किस तरह से यहाँ पर रणनीति बनाई जाए। वेल ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया है प्रीवियस कुछ टाइम में। हालांकि रिसेंटली अगर देखें तो करीब 290-95 के आसपास तक के लेवल्स थे, वहां से एक शार्प रिबाउंड हमने देखा था और 340 के आसपास के हाइज लगने के बाद में स्लाइड रिट्रेस होता हुआ स्टॉक नजर आया। बट अभी भी अपनी बाइंग ट्रेजेक्टरीज के अंदर ही जो है वो स्टॉक मूव करता हुआ दिख रहा है। 50 एंड 100 DMS के अच्छे सपोर्ट्स का फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, अराउंड दैट लेवल से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सेटअप जो है वो यहाँ पर बाइंग साइड का बना हुआ है, बुलिश सेटअप बना हुआ है एंड इमीडिएट लेवल है ब्रेकआउट का, वो है 320 का। मुझे लग रहा है एक बार 320 के लेवल्स जैसे ब्रेक होते हैं वहां से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है आफ्टर द ब्रेकआउट लेवल। सो 320 के ऊपर एक बार बाइंग की सलाह रहेगी। अपसाइड में पोटेंशियल लग रहा है मुझे एक बार वापस से स्टॉक के अंदर करीब 345 350 तक का। सो अब द लेवल ऑफ 325 एक बार बाइंग के लिए देखा जा सकता है। 345 350 कुड बी द टारगेट। डाउन साइड्स में अगर मैं बात करूं एक स्टॉप लॉस पॉइंट की, सो 320 के लेवल ब्रेक होने के बाद में सपोर्ट्स जो है वो शिफ्ट होके टू 300 के आसपास में आ जाएगा। सो एक सपोर्ट एरिया है 300 का, जिसको एज एन स्टॉप लॉस भी कंसीडर किया जा सकता है। सो विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ 300 वन कैन लुक फॉर दी बाय अबव 320। अपसाइड पोटेंशियल 345 350 तक के लिए नियर टू शॉर्ट टर्म में यहां पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो खरीदारी करने की सलाह, लेवल्स और खास तौर पे स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। पोटेंशियल है आने वाले वक्त में 350 तक के लक्ष्य शॉर्ट टर्म के लिहाज से नजर आ सकते हैं। में भी जोरदार तेजी नजर आ रही है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, मैक्रोटेक डेवलपर्स, फिनिक्स मिल, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, हर तरफ अच्छी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। बताएं अक्षय, रियल्टी स्टॉक्स में क्या रणनीति लेकर आगे बढ़े? देखिए, रियलिटी स्पेस एक बजिंग स्पेस था। कुछ दिनों से काफी हमने प्राइस गेन्स देखे। बहुत सारे नाम जो अपने लिए सभी एक काफी प्राइस गेन्स हमने शॉर्ट टर्म में देखे। पर जो प्रायर डे का मूव था, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, उसमें थोड़ी सी जो है बिकवाली या प्रॉफिट बुकिंग हमने एक्सपायरी वीक के पहले FNO स्टॉक्स जिसका जिनमें एक्सपोजर है उनमें काफी देखा हमने। तो यहाँ पे अगर रियलिटी स्टॉक्स में आपको चुनाव करना है कि यहाँ से आगे चल के कौन सा किसमें आपको निवेश करना चाहिए, तो आपको ओबेरॉय रियलिटी और DLF ये दो आप अपने बाइंग रेडार में रख सकते हैं। ओबेरॉय रियलिटी ये स्टॉक ने हमें 2200 के स्तर पे ब्रेकआउट दिखा था और उसके बाद एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग के सत्र में वो काफी दिनों से पड़ा हुआ है 2250 के आजू बाजू, पर मोमेंटम लौटने की उम्मीद कर रहा हूँ जिसके चलते 2450 के स्तर छू सकता है। तो बाय करे या होल्ड करे ओबेरॉय रियलिटी। आपको स्टॉप लॉस बनाना है 2150 का। और DLF ये मोर ऑफ अ पोजिशनल ट्रेड रहेगा, इसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करें क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफी वोलाटाइल है। छोटे स्टॉप्स के साथ काम करेंगे तो स्टॉप लॉस कट जाने का डर है। पोजिशनली व्यू बहुत स्ट्रांग है, तो कम से कम 3 महीने का जिनका व्यू है तो ही आप DLF बाय करें क्योंकि लॉन्गर टर्म चार्ट्स में 1000 प्लस जाने की क्षमता रखता है स्टॉक। कुल मिला के 800 एक सपोर्ट जोन है। तो DLF मोर फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव और ओबेरॉय रियलिटी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ये दो रियलिटी स्पेस से ये मेरे बाइंग पिक्स रहेंगे। चलिए, तो आपको अहम रणनीति और जो तमाम दिग्गज स्टॉक हैं उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है वो सभी आपके सामने अक्षय ने रखा। फोकस करते हैं खासतौर पे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पर। जी हाँ, यहाँ पर भी खरीदारी लौटी है। MK की बुलिश रिपोर्ट से HDFC बैंक जो है वो करीब 1.5% चढ़ा है। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज फिनेंस और इंडसइंड बैंक में भी मजबूती नजर आ रही है। इस बीच हमारे साथ अक्षय भागवत साहब भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड आफ्टरनून, प्रशांत बात कर रहा हूँ। बताइए, बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पर क्या नजरिया बन रहा है, यहाँ पर आपकी पसंद क्या होगी? गुड आफ्टरनून प्रशांत।
तो देखिए काफी चौपी दौर है मार्केट में। आज अब देखिए गैप अप तो हुआ था, बट थोड़ी सी बिकवाली जरूर है। और ओवरऑल अगर मार्केट का अंडरटोन देखे तो अभी भी थोड़ी सी जो है नरमी है, बिकवाली का दबाव है ऊपरी स्तर में। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो सपोर्ट जोन अभी तक थोड़ा सा दूर है, 50,000 50,200, ये एक अहम सपोर्ट जोन होगा। सिमिलरली फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सिमिलर व्यू है, जहां पे एक सेल ऑफ और बाकी हो सकता है, जिसमें सेलिंग आपको करीबन 23,100-200 के स्तर, फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स जो फिन निफ्टी जिसे हमें कहते हैं, जो 23,718 पे ट्रेड हो रहा है, वो छू सकता है। तो अभी भी एक नेगेटिव आउटलुक है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में। अगर इनमें पॉकेट्स ढूंढना है कि कहाँ पे थोड़ी सी तेजी करे या बाइंग के कुछ भी सिग्नल मिले हमको, तो कोटक महिंद्रा बैंक, ये मुझे लगता है कि ये काफी स्टेबल स्टॉक हो सकता है। आपको कोई मोमेंटम वाला काउंटर नहीं है, ये लेके आपको होल्ड करना पड़ेगा, मिनिमम 2-3 महीने का टाइम फ्रेम के हिसाब से लेना पड़ेगा, तो आपको इसमें अच्छे रिटर्न बन पाएंगे। ओवरऑल स्टॉक में 1700 का सपोर्ट और रिकवरी में 1950, ये एक पोजिशनल टारगेट आप बना के बाइंग कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पर पसंद आता हुआ खरीदारी की सलाह अक्षय जी की तरफ से मिलती हुई लेवल्स और स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बढ़ते आगे एक अहम ट्रेंड की ओर बाजार की चलते हैं। स्टील शेयरों में आज अच्छी चमक देखने को मिली है। आखिर क्या है वजह? मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ चुके हैं बताने के लिए। जी अभिषेक, का बताएं, पिछले दिनों जिस तरह का करेक्शन नजर आया था, अब खरीदारी लौटी है, आखिर क्या ट्रिगर्स हैं, क्या वजह है? स्टील कंपनियां काफ़ी लंबे समय से गुजारिश कर रही हैं सरकार से कि स्टील के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाए, और वो गुजारिश इस वजह से क्योंकि चीन से लगातार इंपोर्ट में बढ़त हो रही है। अगर हम जनवरी से जुलाई के आंकड़े देखें तो इंपोर्ट में पिछले साल के मुकाबले इस अवधि के दौरान जो इंपोर्ट हुआ था उससे 80% के आसपास का उछाल आया। चीन में प्रॉब्लम क्या है? चीन में दरअसल ओवर सप्लाई की स्थिति है। एक तो वहाँ का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो कि स्टील का बड़ा कंज्यूमर होता है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुस्ती है, डिमांड को लेकर वहाँ पर लगातार चिंताएं बनी हुई हैं। और चीन में वैसे भी ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर हम डिमांड की या फिर प्रोडक्शन की, तो लगातार चौथे साल में हम सुस्ती देख रहे हैं। कोविड के बाद से वहाँ पर रिकवरी आ ही नहीं पाई। तो वहाँ की कंपनियां कर क्या रही हैं कि जब रियल एस्टेट में स्लो डाउन है, तो जो लॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन को कम करके अब वो फ्लैट स्टील के प्रोडक्ट्स पर जोर दे रही हैं, और उसका जो एक्सपोर्ट है बाकी देशों में कर रही हैं, भारत समेत। अब भारत की जो स्टील कंपनियां हैं, यहाँ पर उनको दिक्कत हो रही है। उन्होंने 25% ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है, और स्टील मंत्रालय ने ये मांग रखी है सरकार के सामने। डीजीटीआर ने अब एंटी डंपिंग की जांच भी शुरू कर दी है, और अब देखना होगा कि उसमें क्या निकल के आता है। लेकिन उम्मीदें बढ़ गई है ड्यूटी लगने को लेकर। आपको बता दें कि जनवरी से जुलाई के बीच में इंपोर्ट जो था 9 लाख टन था, और उससे 80% के आसपास का उछाल आया था। दरअसल यूरोप के जो बाकी देश हैं उन्होंने भी चीन के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी है, और उसके चलते आशंका बढ़ गई है कि अब जो डंपिंग होगी भारत में और ज़्यादा तेज हो सकती है। और इसके चलते ही जो स्टील कंपनी है उन्होंने गुजारिश की थी कि चीन के स्टील के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाए। देखते हैं कि क्या निकल के आता है सरकार की तरफ से, क्या सिफारिशें ये मान ली जाती हैं। हालांकि जांच शुरू करने को लेकर नोटिफिकेशन डीजीटीआर यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की तरफ से जारी कर दिया गया है। हालांकि एमएसएमई जो कंपनीज हैं वो थोड़े से नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर अगर रोक लगती है तो उनके लिए फिर यहाँ पर लोकली उन प्रोडक्ट्स को सोर्स करना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी चिंताएं जरूर जाहिर की है। लेकिन जो बड़ी स्टील कंपनीज हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, इनके लिए निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव खबर निकल के आ सकती है। क्या करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए? चलिए बढ़ते हैं आगे, और स्टील सेक्टर पर तो ओवरऑल व्यू अक्षय आपसे लूंगा ही लूंगा, लेकिन उसमें मैं फोकस सेल पे करना चाहूंगा। आज निफ्टी 500 में देखिए लगभग 3.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। वैसे हम जेएसपीएल में भी लगभग 3% से ज़्यादा की तेजी देख रहे हैं। तो बड़ा स्पेसिफिक होकर अगर हम देखें खासतौर पे सेल और जेएसपीएल को, तो क्या राय बन रही है आपकी? तो दोनों में मिक्स्ड है एक्चुअली। अगर आप देखें तो एक तेज है, दूसरा काफी सेलिंग के दबाव में है। तो पहले जो तेज है जिंदल स्टील एंड पावर, इसकी अगर आप बात करें तो टेक्निकली आज काफी वोलेटिलिटी है इंट्राडे में। अगर आप देखें तो प्रायर 2 दिन का जो लो पॉइंट था, सुबह शायद एक फ्री ट्रेड में तोड़ा, पर रिकवरी अच्छा करा है। और अभी तक प्राइस स्ट्रक्चर देखो तो कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि ये सपोर्ट से घूम रहा है, क्योंकि
इसका जो बड़ा रेंज है 850 ये इसका अहम सपोर्ट है और 1000 ये रेजिस्टेंस है। एग्जैक्टली दोनों प्राइस एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो नो ट्रेडिंग जोन में है जेएसपीएल। हालांकि आज डे ट्रेडिंग में खींचा है, तो जिनके पास है उनको बने रहना है, पर अभी तक 850 ये आपका सपोर्ट है, या इसके नीचे स्टॉप लॉस ये मान के आपको चलना है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी जिंदल स्टील एंड पावर में। और अगर जेएसडब्ल्यू स्टील इसकी बात करें तो यहाँ पे थोड़ी और जो है आज डे ट्रेडिंग में हमने बिकवाली देखी है। एक बहुत ही अहम सपोर्ट है 900, ये यहाँ पे कैसे प्ले आउट करता है ये मायने रखेगा टेक्निकल चार्ट्स पे, क्योंकि अगर 900 बाय चांस ब्रेक कर जाता है आने वाले दिनों में तो एक बेरिश डेवलपमेंट रहेगा स्टॉक में। फिलहाल अभी तक ब्रेक नहीं करा है, तो कोई बाय या सेल की रणनीति ना बनाए। जिनके पास है ऑलरेडी उनको 895 ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के होल्ड करना है। ठीक है, तो ये है